हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजुल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग सोशल साइंस। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाइन्थ क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको हम एक एक टॉपिक करके डिस्कस करेंगे और लगभग 4 या 5 इसके ऊपर हमारे लेक्चर जाएंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझना हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि रेवोल्यूशन फ्रांस के अंदर हुआ, लेकिन आज भी हम अपनी बुक्स के अंदर अगर इसको देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये हमें बताता है कि जैसे हमारे जो राइट्स हैं, जब हमारी जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं जब हमारे ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करती है, कॉमन पीपल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जिसको हम रेवोल्यूशन का नाम दे देते हैं। और लोगों ने अपने राइट्स को पाने के लिए क्या क्या काम किए, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अडॉप्ट की हुई है, इसीलिए भी ये हमारे लिए समझना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, ये वही डेट है जिसमें फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1789 की 14 जुलाई की। तो जो सिटी थी, यानी कि जो फ्रांस का के अंदर जो पेरिस एक जगह है, स्टेट ऑफ अलार्म, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स, the king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. 14 जुलाई 1789 की ये बात है। पेरिस जो एक शहर है वो अलार्म के ऊपर था। अलार्म का मतलब हम यहाँ पे ले सकते हैं कि एक बहुत ही एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी जहाँ पे लोगों को ये लग रहा था, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, कि जो राजा था वहाँ का, उसने अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को ये कमांड दी कि आप शहर के अंदर चले जाओ और वहाँ पे लोगों के ऊपर नज़र बनाए रखो। एंड रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटी। रूमर्स, एक अफवाहें कुछ ऐसी जैसी वहाँ पे फैली कि राजा जो है वो जल्द ही अपने जो सैनिक है उनको ऑर्डर दे देगा कि लोगों के ऊपर फायर की जाए, ओपन फायर की जाए। और इसमें लगभग 7,000 मैन और वुमेन इकट्ठे हुए टाउन हॉल के सामने एंड उन्होंने डिसाइड किया टू फॉर्म ऑफ पीपल्स मिलिटिया। पीपल मिलिटिया का यहाँ पे मतलब क्या दिया हुआ है कि लोगों का एक ऐसा सैन्य संगठन, मतलब लोग ही खुद एक अपनी आर्मी बना देंगे, तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड किया गया है पीपल्स मिलिटिया। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। और इस वजह से लोगों ने क्या किया, बहुत से सरकारी जो इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, उनको ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, इन सर्च ऑफ आर्म्स, मतलब हथियारों की तलाश में। तो आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा कि 14 जुलाई 1789 की बात है। वहाँ पे जो पूरा शहर था वो अलार्म के ऊपर था और अफवाहें ये फैलाई जा रही थी कि राजा जो जल्द है अपने सैनिकों को ये ऑर्डर देने जा रहा है कि लोगों के ऊपर ओपन फायर करें। और इसकी वजह से लोगों ने क्या किया, लगभग 7,000 लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने एक जो सरकारी इमारतें थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया और उनको तोड़ दिया, आर्म्स की, यानी कि जो वेपन्स थे या हथियार थे उनकी तलाश में। एंड फाइनली क्या होता है, group of several hundred peoples marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille. very very important, यहाँ पे अगर यहाँ से क्वेश्चन भी निकलता है कि बस्टाइल क्या था। तो बस्टाइल की अगर हम बात करें, एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, मतलब जेल, जिसको हम बोल सकते हैं कि जेल के रूप में उसको देखा जाता था।
तो वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड अम्यूनिशन, और बहुत से लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो बस्टाइल जाएंगे, और उसके अंदर उनको लगा कि बस्टाइल के अंदर बहुत से वेपन्स वगैरह इकट्ठे होंगे, तो उन्होंने उस तरफ जाना स्टार्ट किया। बस्टाइल एक जगह है, मतलब एक इमारत थी, ओके, जिसको हम नाम दे देते हैं बस्टाइल। And in the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. अब इस क्या हुआ, जब लोग वहाँ पे गए, लोगों ने जब अटैक किया, उनको लगा कि इसके अंदर हथियार होंगे, वेपन्स वगैरह उनको मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और वहाँ का जो कमांडर था उसको उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। और वहाँ पे जो लोग रखे गए थे, मतलब जेल के अंदर जो लोग रखे गए थे, वो ओनली 7 ऐसे लोग थे जिनको अंदर रखा गया था, उनको वहाँ से रिहा कर दिया गया। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. Despotic power of the king. बस्टाइल से लोग इसलिए भी इतनी ज़्यादा नफरत करते थे क्योंकि वो उसको एक राजा की जो डिस्पोटिक पावर है, कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम माने कि राजा ने उसको जैसे बनाया था, तो जेल के रूप में वो काम करता था। तो लोगों को लगता था कि ये एक राजा की निशानी है, अगर हम इसको तोड़ देंगे, इसकी जो ईंटें वगैरह है उनको हम बेच देंगे, तो कहीं ना कहीं हम राजा के ऊपर थोड़ी बहुत जो भी होगी वो जीत हम हासिल कर लेंगे। तो उन्होंने वैसे ही किया और उसको उन्होंने तोड़ दिया, और उसकी जो ईंटें थी उसको उन्होंने पूरे बाज़ार के अंदर बेचा। ठीक है, अब आगे की अगर हम बात करें तो The days that followed saw more राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। अब जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, राइटिंग बोथ मतलब कि झगड़े, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद जो है वो पेरिस के अंदर भी और पेरिस के बाहर भी, कंट्री साइड में भी होना स्टार्ट हो गए। एंड मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड एंड मच लेटर। अब देखिए, ज़्यादातर लोगों का जो प्रोटेस्ट करने का, जो उन्होंने धरना प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे थे, वो किसके खिलाफ था? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। क्योंकि कॉमन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? पेट भरने की, खाना खाने की। तो अगर खाने के जो प्राइजेज़ हैं, फूड प्राइजेज़ अगर वो इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं और जो कॉमन पीपल है वो उस प्राइस को चुका नहीं पाएंगे, तो दिखती सी बात है कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन जो है वो होगा। तो यही एक वजह थी, एक मेन वजह थी जिसकी वजह से लोगों ने ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट है, much later when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of a king in France. Though most of people at that time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? अब देखिए, आज हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं 2022 में, तो हिस्टोरियन जब आज इस चीज़ की डिस्कस हम कर रहे हैं, यानी कि हम अगर इस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करते हैं, तो ये लगभग मान करके चलिए अब 1789 के अंदर ये घटनाएं घटी थी, तो लगभग 200 के आसपास जो साल हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो उस टाइम पे लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि जो ये काम कर रहे हैं, जो भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आगे जा कर के इतनी बड़ी एक जो क्रांति है वो बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, और जो राजा है उसको वो एग्जीक्यूट कर देते हैं फ्रांस के से। तो ये एक थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर हमने जो चैप्टर का स्टार्टिंग था उसको समझा। आगे हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो घटनाएं थी वो घटती है। यहाँ से स्टार्ट है इसकी जो बैकग्राउंड है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटी की। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, कि जो फ्रांस की सोसाइटी है उस 18th सेंचुरी के अंदर कैसी थी, समाज जो था वो कैसा था। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है कि जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी, जो समाज था फ्रांस के अंदर, वो किन वर्गों में बटा हुआ था। तो यू कैन राइट फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अब देखिए, फर्स्ट स्टेट के अंदर कौन से लोग आ रहे थे? क्लर्जी, एक मतलब बहुत ही उच्च घराने के लोग जिनके पास पैसा वगैरह ठीक ठाक है, और
चर्च से भी कुछ लोग बिलोंग करते थे। एंड सेकंड स्टेट नोबिलिटी, अमीर लोग। और थर्ड स्टेट के अंदर जो लोग आते थे वो थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स एंड लॉयर्स। अब ऐसा नहीं था कि थर्ड स्टेट के अंदर भी लोग काफ़ी रिच थे, ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स थे, हर चीज़ थी। और अगर आप नीचे देखिए तो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे और स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स थे। तो सोसाइटी 3 हिस्सों में डिवाइड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट के अंदर। थर्ड स्टेट को भी हम फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए जैसे हम आगे पढ़ेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात। देखिए इन 1774 लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1774 में लुई 16 राजा बनता है। बर्बन वंश, बर्बन फैमिली से वो बिलोंग करता था। एंड ही वाज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनीटे। जब वो 20 साल का था तो उसकी जो शादी है वो ऑस्ट्रियन एक मैरी एंटोनीटे राजकुमारी थी, उसके साथ शादी हो जाती है। और जो रानी थी वो अपने शौक पूरे करने के चक्कर में, मतलब ये मानकर चलिए कि वो खर्चे उसके इतने ज़्यादा थे कि उसको प्रजा के अंदर, मतलब कि राज्य के अंदर लोगों की क्या डिमांड्स हैं, लोगों के ऊपर कैसी घटनाएं घट रही है, उसको उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो आधे से ज़्यादा खर्च उसके ऊपर हो जाता था। एंड अपॉन हिज असेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। और लंबे टाइम से जब फ्रांस के अंदर ये लड़ाइयाँ वगैरह चली हुई थी तो राजा क्या करता है, राजा देखता है कि उसको जो ट्रेजर मिलता है, जो खजाना मिलता है, वो टोटली खाली अब हो चुका था। एंड लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एंड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, जैसे मैंने आपको बताया। एडिड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड द एक्सट्रावेगेंट कोर्ट ऑफ द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई। अब वर्साई के अंदर राजा एक महल बना रहा था, एक पैलेस बना रहा था, तो अब उसके लिए ऊपर भी पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा था। एंड लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब देखिए जो लुई 16 था वो हेल्प कर रहा था अमेरिका की 13 कॉलोनीज की, जो ब्रिटेन का दुश्मन था। ओके, ये बात इम्पोर्टेंट है। एंड द वॉर एडिड मोर देन बिलियन लीवर्स टू डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। यहाँ पे लीवर्स यहाँ की करेंसी है फ्रांस की, तो उसके ऊपर बिलियन लीवर्स का जो कर्ज था वो पहले ही चढ़ा हुआ था और बाद में वो चल करके 2 बिलियन हो गया। एंड लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। अब देखिए जो कर्जा दे रहे थे उन्होंने भी क्या किया, 10% इंटरेस्ट वो लोन के ऊपर ले रहे थे। सो द फ्रांस गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इट interest payments to alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army। अब देखिए राजा के पास दूसरी ऑप्शन कोई भी नहीं बची थी और उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया। So the France government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone। अब ये जो सारी चीज़ें थी, जैसे कि जो बजट था फ्रांस का, ये इतने ज़्यादा खर्चे थे तो जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सकता था कि फ्रांस उस खर्चे को पूरा कर सके। तो क्या होता है, और आगे रेगुलर एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब ये सारे खर्चे चलाने के लिए उसने क्या किया, उसको फोर्स किया कि वो टैक्सेस को बढ़ा दे। Okay, and yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states and only member of the third state paid taxes। अब देखिए अगर राजा टैक्स बढ़ा रहा है, ओके, तो जो भी फ्रांस के अंदर लोग रह रहे हैं या किसी भी कंट्री की अगर हम बात कर लें तो टैक्सेस बढ़ते हैं तो वो सारे लोगों के ऊपर ही बढ़ेंगे। आज के टाइम के अंदर अगर इंडिया की हम बात करें तो डेमोक्रेसी है, टैक्सेस बढ़ेंगे तो उसका फ़र्क सभी लोगों के ऊपर इक्वली पड़ता है। लेकिन फ्रांस के अंदर ये चीज़ नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी इट वाज डिवाइडेड इन द 3 स्टेट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे ये टैक्स बिल्कुल नहीं पे करते थे। सारा जो बोझ पड़ रहा था वो ओनली थर्ड स्टेट के ऊपर पड़ रहा था। अब थर्ड जो स्टेट थी उसमें भी जो लोग थे, जैसे
बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, उनका तो गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर थे, सर्वेंट्स थे, ये टैक्स पे नहीं कर सकते थे। तो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है फ्रांस के अंदर क्रांति की। अब देखिए आगे, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस, द टर्म ओल्ड रिजाइम। अब ये जो कहानी है ये पुराने टाइम से चलती आ रही है, जो उसको हम बोलते हैं ओल्ड रिजाइम, एंड यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। मतलब ये पहले से चीज़ें बनी हुई थी, 1789 से पहले ये चीज़ें सारी वैसी ही चली हुई थी जैसे 1789 के अंदर थी। अब आगे देखिए, फिगर 2 जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो थर्ड स्टेट के अंदर पीजेंट्स थे वो लगभग 90% लोग उस के अंदर रहते थे। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। अब उसमें से भी कुछ बेचारे ही थे जो ज़मीन को, जो मतलब लैंड ओनर थे और उसको कल्टिवेट करते थे। अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स, द चर्च एंड द अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। अब क्या हो रहा था कि जो थर्ड स्टेट के अंदर जो लोग रह रहे थे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अबाउट 60% ऑफ लैंड, ठीक है, उसमें जो 60% जो लैंड थी वॉज ओन्ड बाय द नोबल्स और चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। मतलब जैसे चर्च के लोग हो गए, कोई रिचर हो गए, कोई अमीर आदमी है, वो 60% जो लैंड थी उसको होल्ड कर रहे थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनको ये सारे प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिले हुए थे, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एक्सेप्शन ऑफ पेइंग टैक्सेस टू स्टेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि उनको एग्जम्प्ट किया गया था कि भाई आप टैक्स पे नहीं करेंगे। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। These included feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in his house and field, to serve in the army or to participate in the building roads. अब देखिए, जो peasants थे, सारा जो खर्चा था वो पीजेंट्स के सिर पे ही चल रहा था। एंड पीजेंट्स को कई बार अपने खर्चे को पूरा करने के लिए टू वर्क इन द हाउस एंड फील्ड। अब जो बड़े अमीर लोग हैं उनके घरों में काम करना पड़ता था, उनके फील्ड में काम करना पड़ता था। टू सर्व इन द आर्मी के अंदर भी काम करना पड़ता था। और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग एंड रोड। सब जब बिल्डिंग बन रही है, कोई रोड बन रहा है, तो वहाँ पे भी उनको काम करना पड़ता था। तो जो सिचुएशन थी वहाँ की वो बड़ी थोड़ी ख़राब थी आम लोगों के लिए। अब आगे देखिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं। लीबर का मतलब होता है यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। क्लर्जी की अगर हम बात करें, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। टीथे अ टैक्स था जो बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। टेल की अगर हम बात करें तो टेल भी एक टैक्स था जो डायरेक्टली पे किया जाता था स्टेट को, ठीक है। टीथे का मतलब है चर्च जो टैक्स ले रहा है, और टेल का मतलब है जो स्टेट टैक्स ले रही है। और क्लर्जी ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, मतलब चर्च के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको क्लर्जी का नाम दिया गया है। और लीबर जो थी एक करेंसी थी जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1794 के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट, द चर्च वॉज एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड द टीथे, जैसे मैंने आपको बता दिया। And finally, the member of third state had to pay taxes to the state, and these included direct tax called a tail and a number of indirect taxes which levied in the articles everyday consumption like the salt or tobacco. कुछ indirect tax भी थे जो इनडायरेक्टली पे किए जाते थे, जैसे टोबैको के ऊपर टैक्स लग रहा है, साल्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। अब सारे फसाद की जो जड़ है वो ये टैक्स है जो लगाया जा रहा है ओनली थर्ड स्टेट के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर को समझना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन हमको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रगल टू सर्वाइव।
यहाँ पे न्यू वर्ड्स के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, जहाँ आम जिंदगी को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो अब नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब कि अब आम लोगों की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में है, एंडेंजर्ड में है। जो भी उसकी बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि प्राइसेस हाई है, टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, लोगों की इनकम कम है, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है वो हो रहे हैं। और नेक्स्ट है एनोनिमस, वन हुज नेम रिमेन्स अननोन। कोई ऐसा पर्सन जिसका नाम जो है वो अननोन ही है, मतलब पता नहीं है कौन है। 1.1 में अगर देखिए द स्ट्रगल टू सर्वाइव, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट 23 मिलियन 1715 टू, फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 23 मिलियन बढ़ जाती है थी 1715 के अंदर, और वह 1789 तक पहुंचते पहुंचते लगभग 28 मिलियन हो जाती है। दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी उसी तरह से होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो प्राइजेस बढ़ेंगे और लोगों की जो लाइवलीहुड है, यानी कि जो जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिलेगी, और इससे लोगों के अंदर क्या होगा, असंतोष, एक ऐसी भावना उनके अंदर आ जाएगी कि वो खुद को ज़िंदा रखने के लिए किसी दूसरे को भी मार सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब प्रोडक्शन कम हो रही है, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। अब जैसे रोटी, मतलब ब्रेड का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों को वो मिल ही नहीं रहा है। एंड मोस्ट वर्कर एम्प्लॉयड एज अ लेबर इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। अब क्या हो रहा है, कुछ लोग जो हैं वो जैसे काम कर रहे हैं किसी दुकान के अंदर, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, उनके वेजेस फिक्स किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल उनको बोला गया कि भाई आपको महीने का मिल रहा है 5,000, आपको 5,000 ही मिलेगा। अब प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इनकम 5,000 है और ख़र्चा 10,000 हो रहा है, तो कहाँ से वो अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको वो पूरी करेंगे। बट द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइजेस, सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंड। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो गैप है गरीबों का और अमीरों का वो डे बाई डे बढ़ रहा है, ना कि कम हो रहा है। क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और उसको और इनकम हो रही है, ठीक है, और जो गरीब है उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो खाने पीने की चीज़ों पे वेस्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, वेस्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन वहाँ पे वो खर्च हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो गरीबी और अमीरी का एक गैप था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। एंड दिस बिकेम वर्स वैन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और रही सही कसर जो थी वो पूरी कर देती थी वहाँ पे बैड हार्वेस्ट। कई बार वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, कई बार इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो ड्रॉट पड़ जाएगा, या हेल रिड्यूस्ड, ओलावृष्टि वगैरह जो होती है जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती है। एंड दिस लेड टू द सबसिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। अब ये सारी चीज़ें पहले से चली ही आ रही थी। ओके, तो द स्ट्रगल टू सर्वाइव के अंदर आप लोगों को आई थिंक ये चीज़ें समझ आई। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो बैड हार्वेस्ट है, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड एंड डिजीज़ एपिडेमिक्स। तो ख़राब फसलें, पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, रोटी ख़रीदने के लिए, खाना ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, एंड डिजीज़ एपिडेमिक, और जो बीमारियां हैं जैसे अभी कोरोना आया था तो वैसे ही कुछ चीज़ें उस टाइम पे भी आई थी। तो इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए लोगों के जो हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू द प्रिविलेजेस। तो आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट इसको हम कल स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमने जो आज पढ़ा एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अगर आप लोगों को ये समझ आया तो कल हम आगे डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ओके, सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।